नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में अक्सर नहले को दहला मिलता है, शेर को सवा शेर मिलता है। और ये भी सच है कि आज की तारीख में अगर दुनिया की सियासत देखेंगे तो ट्रंप से बड़ा खिलाड़ी, ट्रंप से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। और मिस्टर मोदी वो भी कलाकार हैं, लेकिन ट्रंप को शुरू से ही समझ नहीं पाए और इसीलिए मिस्टर मोदी अमेरिका में जाकर ट्रंप की सरकार बना रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, और हालात यहां तक पहुंचे कि ट्रंप के खेल में खुद ही मोदी जी ट्रैप हो गए। अब अमेरिकन मीडिया, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या बाकी अखबार हो, उनका यह कहना है कि ट्रंप किसी भी नेता से जब मिलते हैं सबसे पहले उनका डॉसियर यानी पूरा कच्चा चिट्ठा मंगवा लेते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के पास मोदी जी के दोनों मित्रों का कच्चा चिट्ठा है, सारी फाइल उनके टेबल पर है। और इसीलिए जो अडानी पर जांच चल रही थी, अडानी पर जो मुकदमा चल रहा था न्यूयॉर्क की अदालत में फ्रॉड का, उसको लेकर चूड़ी टाइट करी ट्रंप की एजेंसियों ने। कई एजेंसियों ने जांच करी और दूसरी तरफ अंबानी के साथ वो डील कर रहे थे। और अंबानी वो शख्स थे, वो इकलौते शख्स थे जिनको उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। यानी मोदी को नहीं बुलाया, अंबानी को बुलाया। और दावत का सिलसिला मिस्टर ट्रंप का मिस्टर अंबानी और मिसेस अंबानी के साथ जारी रहा, ना सिर्फ शपथ ग्रहण में, उसके बाद भी। अब दोस्तों, ट्रंप को लेकर मोदी के जो रिश्ते बिगड़ते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़बरदस्त टैरिफ, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ आज हम पर है, आज हिंदुस्तान पर है। और इस 50% टैरिफ की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने जा रही। आगे मैं तफसील से बताऊंगा कि कितने लोग, लाखों में गिनती है, बेरोजगार होने जा रहे हैं, कितने लाख करोड़ का घाटा होने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रिश्ते बिगड़े कैसे। और अगर आप अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो मिस्टर मोदी ने 3 गलतियां करी, 3 मिस्टेक्स करी उन्होंने, जिसकी वजह से जो रिश्ते थे बिगड़ते ही चले गए। पहली गलती, मोदी जी की पहली गलती ये थी कि पिछले साल चुनाव में, अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया। अमूमन चुनाव के वक्त चाहे किसी भी मुल्क में चुनाव हो, दौरा नहीं करना चाहिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। पहली गलती ये थी। और दौरा करने के बाद एक और गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि बजाय ट्रंप से मिलने के जो उम्मीदवार थे, मोदी जी और उनकी टीम को लगा कि कमला हैरिस चुनाव जीत रही हैं और वो कमला हैरिस से मिले। ट्रंप के रिक्वेस्ट के बावजूद मोदी ट्रंप से नहीं मिले, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि कमला हैरिस चुनाव जीत रही, चुनाव में काफ़ी आगे चल रही हैं। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गए। और जीतने के बाद ट्रंप इस गुस्ताखी को नहीं भूले। एक तरह से मोदी से बेहद नाराज हुए कि मोदी अमेरिका में थे, चुनाव का दौर था, मोदी मिले नहीं मिस्टर ट्रंप से। दूसरी गलती दरअसल मोदी की कम, मोदी के मित्र की ज़्यादा है। मोदी के जो मित्र हैं, गौतम अडानी साहब एक मुकदमे में फंसे, और बड़ा संगीन मुकदमा, आगे इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस मुकदमे में जब अडानी फंसे तो अमेरिकन मीडिया ने, चाहे वो बिजनेस अखबार हो या फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने अडानी के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि भाई मोदी के ये बहुत क्लोज हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, मोदी के खास दोस्त हैं, ये फंस गए। कहीं ना कहीं अडानी का जब नाम सुर्खियों में आने लगा अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, इसकी वजह से मोदी थोड़ा सा असहज हुए, बातचीत में थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए। और कहीं ना कहीं अडानी के मुकदमों का असर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी पर भी पड़ा। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुक गए मिस्टर ट्रंप के आगे मिस्टर मोदी, बिकॉज ऑफ मिस्टर अडानी। तीसरी गलती जो मोदी जी से हुई, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था फंस गई, देश फंस गया। तीसरी गलती ये रही कि जिस वक्त ट्रंप भारत का अपमान कर रहे थे, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे थे, हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट कर रहे थे, या फिर भारत पाकिस्तान पर उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे थे, या आसिम मुनीर जो आप कह सकते हैं कि पहलगांव घटना का जो मुख्य आरोपी था, चीफ कॉन्स्पिरेटर, उसको दावत पर बुला रहे थे, या इस तरह के बहुत से बयान वो देते चले गए। मोदी ने आंख में आंख डालकर
ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं किया। मोदी दबते चले गए। मोदी जेलेंस्की की तरह ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं कर पाए, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरह कन्फ्रंट नहीं कर पाए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरह कन्फ्रंट नहीं कर पाए, चुप रहे। और इस चुप्पी की वजह से ट्रंप, जो बुनियादी तौर पर एक रियल एस्टेट एजेंट रहे, एक बिल्डर रहे, डीलर रहे, मोदी पर चढ़ते चले गए। मोदी को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट माना, और जब रशियन ऑयल का मामला आया तो उसी रशियन ऑयल पर मिस्टर ट्रंप मोदी को एक तरह से ब्लैकमेल करने लगे। अब दरअसल ट्रंप चाहते थे कि मिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से दूर रहें, ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहें, यानी ईरान, चीन, रशिया, ब्राज़ील, इनका जो खेमा था, इनका जो कैंप था, चाइना और रशिया से दूर रहकर सीधे तौर पर अमेरिका से मोदी रिश्ते बनाए, भारत रिश्ते बनाए। और इसलिए वो रशियन ऑयल की बात करने लगे। यहां तक उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन का जो युद्ध है इसके जिम्मेदार भारत है। आज भी जो बयान आ रहा है ट्रंप के एडवाइजर्स का, वो कह रहे हैं कि मोदी इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि मोदी तेल खरीद रहे थे, भारत तेल खरीद रहा था, और उस तेल से रूस को पैसा मिल रहा था, और रूस उस पैसे से जंग लड़ रहा था। सच्चाई है कि हमसे ज्यादा, भारत से ज्यादा तेल चीन खरीद रहा था, रूस से ज्यादा व्यापार यूरोप के कई देश कर रहे थे, लेकिन पेनल्टी किस पर लगी? इंडिया पर। नुकसान किसका हुआ? इंडिया पर। उस इंडिया पर जिसको सॉफ्ट टारगेट मान रहे थे मिस्टर ट्रंप। अब दोस्तों, जो 50% टैरिफ है, सबसे ज़्यादा टैरिफ यानी सबसे ज़्यादा टैक्स भारत पर है, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी दौर में नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी ने जंग लड़ी थी, बांग्लादेश को क्रिएट किया था, तब भी हिम्मत नहीं अमेरिका की हुई थी जो हिम्मत आज हो गई है। और इसका नतीजा ये है कि 2.5 लाख लोगों के हाथ से रोजगार और नौकरियां छिनने जा रही हैं टैरिफ की वजह से। 3 लाख करोड़, तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सालाना होगा। और अगर आप सेक्टर वाइज लॉसेस देखिए तो टेक्सटाइल में तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का घाटा है, 1.5 यानी 15 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं जा सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में 40-50 हज़ार करोड़ का घाटा है, यहाँ भी 1.5 से 2 लाख जो है वो लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री में 3 से 4 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। एग्रीकल्चर फूड में भी 25-30 हज़ार का नुकसान है। ऑटो इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 35 हज़ार से 40 हज़ार का नुकसान है। करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों के हाथ से रोज़गार यहाँ भी जाएगा। कुल आप देखें तो प्रोजेक्शन है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है और 50-60 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। ये सिर्फ मैं साल भर की बात कर रहा हूँ। रुपया कमज़ोर हो रहा है, शेयर मार्केट में तबाही, और भी बहुत कुछ हो रहा है। और कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी और आपकी जेब दोनों पर बोझ पड़ने जा रहा है, बोझ बढ़ने जा रहा है। यानी ये खबर ऐसी है जो सीधे सीधे हमें और आप पर नुकसान कर रही है। बहुत बड़ा इशू है। और सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी ने अपने 2 मित्रों की वजह से, 2 मित्रों के चक्कर में देश को फंसा दिया है? और क्या वाकई मोदी अब मुसीबत में, और ये मुसीबत बढ़ती चली जा रही है? मैं सिर्फ देश की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी या एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, या आने वाले बंगाल और असम के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी सरकार अल्पमत में है, संग उन पर हावी है, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सीधे सीधे नफ़ा नुकसान की कर रहा हूँ कि ये जो नुकसान हुआ है लाखों करोड़ रुपए का, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी अगर ये गलती ना करते तो ये दिन देखने को ना मिलते, कंगाली में आटा गीला ना होता? मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। और आज मैंने अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। अर्थशास्त्र के भी प्रोफेसर हैं, इकोनॉमी भी समझते हैं, विदेश नीति भी समझते हैं, और अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशंस पर काफ़ी काम उन्होंने किया। स्वामी साहब को सुनिए, तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि गलती है किसकी, किसने हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है, मुल्क को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरा पहला सवाल ये है कि भाई, जो रूस से तेल खरीदने की बात है, तो रूस से तेल तो हमसे ज्यादा तो चीन खरीद रहा था। रूस से ज्यादा व्यापार तो भारत से कहीं ज्यादा यूरोप के देश कर रहे थे जहां जंग चल रही थी। लेकिन वहां पेनल्टी नहीं लगती, वहां सजा नहीं मिलती, दंडित हमको किया गया। क्या आपको लगता है कि जब ट्रंप धमकी दे रहे थे, बार बार भारत का अपमान कर रहे थे, उस वक्त अगर मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह कन्फ्रंट करते, झुकते नहीं, नरेंद्र सरेंडर नहीं होते, तो ये नौबत ना आती, ये नौबत ना आती? देखिए दीपक जी,
ये संभव इसलिए नहीं था। जो जेलेंस्की ने किया, जो कनाडा ने किया, जो चीन ने किया, जो बाकी देशों ने किया, वो भारतवर्ष के लिए इसलिए संभव नहीं था, या वो करना भी संभव नहीं था जो इंदिरा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, उसके बाद के प्रेसिडेंट्स ने भी, प्राइम मिनिस्टर्स ने भी किया। वो इसलिए संभव नहीं था कि जितने लोगों का आप संदर्भ ले रहे हैं उनके पास कोई गौतम अडानी नहीं था। ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया, भारत को सजा दी, मोदी जी का अपमान किया, उस पूरे खेल में अडानी जो है वो दुखती रख कैसे बन गए मोदी जी की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मान लीजिए आप विदेश मंत्री होते और आपके प्रधानमंत्री के परम मित्र जिनकी वजह से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनके पैसे के बल पे आप सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका केस अमेरिका में फंस गया, और ऐसा फंस गया कि अगर आप वो स्टैंड लेते जो जेलेंस्की ने लिया, जो चीन ने लिया, जो कनाडा ने लिया, अगर वो स्टैंड लेते, अगर मोदी जी, तो वो अडानी जी को अंदर कर देते, भारत से उठवा के ले जाते। अच्छा, भारत से अगर उठवा के ले जाते तो अडानी जी के पास आप जानते हैं अपना पैसा तो है नहीं। वो पैसा किसका है? पूंजीपतियों का जो पैसा है अडानी जी की कंपनी में, वो राजनीतिज्ञों का पैसा है, वो पॉलिटिशियंस का पैसा है। आप ये कह रहे हैं कि अडानी क्योंकि मुकदमे में फंसे थे, बहुत संगीन मुकदमे में फंसे थे, इस वजह से मोदी जी ट्रंप से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो सरेंडर रहे अडानी की वजह से। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर इंदिरा जी के सामने अडानी नहीं थे, अगर मान लीजिए कोई पूंजीपति फंस जाए अमेरिकन कोर्ट्स में, वो कहेंगे ठीक है आप अरेस्ट कर लीजिए, हमें क्या परेशानी है। अब एक और समस्या है, अडानी जी को जितने लाख करोड़ों रुपए आपने बैंक से लोन दिलवाए हैं और उनकी कंपनी में LIC और म्यूचुअल फंड्स का जितना इन्वेस्टमेंट कराया है, आज ही आप देखिए करीब 10 लाख करोड़ का शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग डेट पे भी करीब 4-5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो भारत निवेशकों के करीब 14-15 लाख करोड़ घुस गए। अच्छा, अगर ये जो आपने यूपीएस स्कीम लगाई, एनपीएस स्कीम लगाई, उसमें भी शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है। अगर अडानी की कंपनी, अडानी जी मान लीजिए अरेस्ट हो जाए, तो उसके बाद शेयर सारे आपके बैंक्स डूब जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोजर है बैंक्स का, और शेयर मार्केट के डूबने की वजह से LIC का पैसा डूबेगा और यूपीएस और एनपीएस का पैसा डूबेगा, आपके कर्मचारियों का पैसा डूब जाएगा। तो इसकी वजह से आज अडानी जी पे, बिकॉज यू हैव पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपने अडानी जी के अलावा किसी पूंजीपति को बढ़ने ही नहीं दिया। अगर आपने 100 पूंजीपतियों को बढ़ने दिया होता, टाटा भी होते, बिरला भी होते, केजरीवाल वो भी होते, गोयनका भी होते, बजाज भी होते, बजाज साहब भी होते, महिंद्रा होते, तो ये होता कि चलो एक डूब गया कोई बात नहीं, बाकी तो है डाइवर्सिफिकेशन। अब आज के तारीख में सब कुछ अडानी जी के हाथ में है, बैंक का लोन भी है, शेयर मार्केट भी उन्हीं के नाम पे है। तो अगर वो डूबे और वो कहीं किसी परेशानी में पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी परेशानी में पड़ जाएगी, हमारे बैंक भी परेशानी में पड़ जाएंगे और शेयर मार्केट भी परेशानी में पड़ जाएगा, हमारे निवेशक भी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो अब ये अडानी जी क्योंकि फंसे हुए हैं अमेरिकन कोर्ट्स में, और जब सम्मन उनको सर्व नहीं हो पा रहे, आप जानते हैं अगर कोर्ट का सम्मन आ जाए 24 घंटे के अंदर अगर उसको सर्व न किया जाए तो उस एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती है। यहां पे 6 महीने हो गए, कोर्ट ने सम्मन इशू किए, अभी तक सर्व नहीं हो पाए। इसका मैंने गौतम अडानी को ट्रेस नहीं कर पाए। ये बात FBI और SEC ने कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में पेश कर दी। कितना खतरनाक मसला है। लेकिन क्योंकि गौतम अडानी जी को बचाना मोदी जी की मजबूरी है, इसलिए जो भी वो कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जी को मानना पड़ेगा। वो कहेंगे युद्ध विराम रोक दो 24 घंटे के अंदर, 5 घंटे में रोक देंगे। वो कहेंगे 24 घंटे के अंदर रोको। वो कहेंगे कॉटन के ऊपर तुम इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दो, ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देंगे। चाहे तुम्हारे कॉटन के जितने ग्रोवर्स हैं, पंजाब के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, वो बर्बाद हो जाएं, लेकिन आप 11% का टैरिफ हटा देंगे और अमेरिकन कॉटन भारत के अंदर डंप हो जाएगी। तो क्या क्या मतलब, क्योंकि आप अर्थ भी देखते हैं, विदेश भी देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं, आपको क्या लगता है ये जो टैरिफ में जहां पर कई लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान को नुकसान होगा, मोदी जी की वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाए, उसकी वजह से मामला पेचीदा होता गया? गलती मोदी जी की है? गलती जो है हमारे भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडियन फॉरेन ऑफिसर जो है, फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी, उनकी गलती नहीं है? फिर गलती किसकी है? मिस्टर मोदी की है?
देखिए, इसमें फॉरेन सर्विसेज के आदमी जयशंकर साहब को बहुत ज्यादा दोष देना उचित इसलिए नहीं है। अच्छा, आपने विदेश देखा मंत्री होगा, को आप दोष नहीं दे रहे? नहीं दे रहा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, वो इसलिए उनकी मजबूरी है। देखिए, पिछले 11 साल में जितने भी डील्स हुए हैं, चाहे डिफेंस डील्स हुए हों, चाहे वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखानी हो या विदेश नीति हो, आपने जयशंकर साहब को मोदी जी के अगल बगल देखा क्या? केवल मोदी जी को आपने एक्सक्लूसिव देखा, हर जगह विदेश में भी एक्सक्लूसिव देखा, आपने डिफेंस डील राफेल में भी मोदी जी को अकेले देखा, आपने झंडी दिखाते भी मोदी जी को अकेले देखा। तो अब मुश्किल यह है कि अगर आप उनके अंडर में आपको डिफेंस सेक्रेटरी रहना है या एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी रहना है या मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी ही आज के नाम बिल्कुल एक व्यक्ति हैं जो सामने चलते हैं। अच्छा, मोदी जी के खासम खास आदमी फंस गए। अब मोदी जी के खासम खास आदमी फंस गए तो उनके मातहत लोग क्या करें? क्योंकि या तो वो मंत्रालय में रहें या ईडी सीबीआई को झेलें और जेल के अंदर जाएं, या जो मोदी जी कहे वो मान लें। तो वो तो कहते हैं प्रेजेंट को बचाओ, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। तो आपका अगर मैं बात मानूं, आप कह रहे हैं कि जयशंकर का दोष नहीं है, मोदी जी का ही दोष है। एक सवाल ये है, अडानी मोदी जी के मित्र नहीं होते, मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, अडानी का इशू नहीं होता, तो ये टैरिफ की डील टैकल हो जाती, तब ये टैरिफ का संकट नहीं होता। क्या ट्रंप का भारत से कोई अदावत नहीं है? ट्रंप की अदावत मोदी से है। बिल्कुल पक्की बात है। आप भी अगर देश के प्रधानमंत्री होते, मैं भी होता, या राजनाथ सिंह भी होते और नितिन गडकरी भी होते, और उनका अडानी जी से कोई अंतर संबंध ना होता और लेना देना ना होता, वो कहते ठीक है यार, जिसको उठा के ले जाना है, एक पूंजीपति है, उठा के ले जाओ, हमें क्या परेशानी है? अगर उसने आपके देश का लॉ तोड़ा है, उसको उठा के ले जाओ। लेकिन अगर आपका और यही दुखती रग और यही तोते की गर्दन अमेरिका के हाथ में आ गई है। अच्छा, ये सबके हाथ में आ गई है, विश्व के हर व्यक्ति के हाथ में आ गई है। वो जानते हैं कि अडानी जी की जो भी कंपनी उनके यहाँ है, अब इसराइल को भी पता है, उनका हैफा पोर्ट जो है वो अडानी जी का है। जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपने श्रीलंका के अंदर, वो उनका प्रेसिडेंट जो है वो उसको सजा हो गई, क्योंकि फिर वो बांग्लादेश की शेख हसीना जिनके साथ आपने किया था, उसको भी तख्ता पलट हो गया और वो आपके देश में आके बैठी हुई हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर होता जिसकी ऐसी कोई दुखती रग ना होती, तो आंख में आंख डाल के बात कर सकता था। लेकिन अब कोई भी आदमी, और इसीलिए ऊंचे पद पर रहने वाले आदमी को किसी भी एक व्यक्ति को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो उसकी कमजोर नस बन जाए। मैं समझ गया। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सारे अंडे मोदी जी ने एक ही टोकरी में डाल दिए थे और उसी टोकरी पर फंदा पड़ गया ट्रम्प के हुकूमत का, यानी अडानी के ऊपर। और इस वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा था, जो स्वामी साहब कह रहे हैं, कि अडानी को जेल हो जाएगी, जेल से बचाना था। और इस वजह से वो ट्रम्प से, मतलब जिस तरह, जिस हैसियत से बात करनी चाहिए थी, एक राजा को, एक राजा से जैसी बात करनी चाहिए थी, जिस टोन एंड टेनर में, जैसे जेलेंस्की ने बात करी, या चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बात करी, या बाकी मुल्कों ने बात करी, कनाडा ने बात करी, मेक्सिको ने बात करी, ब्राजील ने बात करी, अगर इस लहजे में बात की होती तो फिर ये गीदड़ भभकी चलती नहीं। ट्रंप ने सॉफ्ट टारगेट्स देखा कि मोदी एक सॉफ्ट टारगेट है, उसका फायदा उठाया और वो फिर रशिया को डराने लगे भारत पर टैरिफ लगा के। खैर चलिए, ये तो मैं समझ गया कि अडानी फैक्टर जो है कहीं ना कहीं वो ले डूबा। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अब तो ये खैर खेल हो चुका है, हम पर टैरिफ लग चुका है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी है, उसमें तकरीबन 60,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और 20 लाख जो हमारे मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, उनका जॉब जा सकता है। और नोएडा, बेंगलोर, लुधियाना, पंजाब, तमिलनाडु, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन बड़ा हाई इम्पैक्ट होने वाला है। इसी तरह से अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी देखें तो वहां भी तकरीबन घाटा 40-50 हजार करोड़ रुपए का है और 2 लाख हीरे इंडस्ट्री से जुड़े, जेम इंडस्ट्री से जुड़े मजदूरों की शामत है। सूरत, मुंबई, जयपुर, एक लंबी लिस्ट है, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। आपको लगता है कि हमारी अर्थनीति धीरे धीरे थोड़ी सी सुधर रही थी कोविड के बाद? क्या एक बहुत बड़ा झटका है? हर आदमी, जो हर दोस्त हमारा ये जो प्रोग्राम देख रहा है, उसकी जेब पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें और आपकी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी पर ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा हमला है। और शेयर मार्केट हो या फिर बैंक के रेट हो
या फिर प्रॉपर्टी हो, हर तरफ आपको लग रहा है मंदी की मार हो सकती है? देखिए, शेयर मार्केट ने तो इंडिकेशन दे ही दिया, 2 दिन के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए हमारे निवेशकों के डूब गए। अच्छा, जी। दूसरा, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं। जी हाँ। अच्छा, गारमेंट एक्सपोर्टर्स भी 2 प्रकार के हैं। जो पुराने एक्सपोर्टर्स हैं उनका तो 20-30% का एक्सपोजर है अमेरिकन कंपनी से। अच्छा, बाकी जो हैं कई ऐसे हैं जिनका 100% डिपेंडेंस जो है वो अमेरिकन कंपनी से है। जी। अच्छा, जिसका टोटल डिपेंडेंस अमेरिकन कंपनी से है, अब आप सोचिए, आपका माल, उसकी फैक्ट्री का माल अमेरिका के अंदर 100 रुपए का माल 150 में अमेरिका में पड़ेगा, और जो बांग्लादेश की कंपनी का 100 रुपए का माल है 120 में पड़ेगा, तो वो 120 वाला खरीदेगा। अच्छा, फिर वो कह रहा है, जो टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें तो 5 दिन में तो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, उसमें तो लगता है 6 महीने का प्रोसेस। वो पहले आपकी यूनिट देखेगा, फिर उसके बाद आपसे सैंपल मंगाएगा, फिर आपसे स्पेसिफिकेशन देगा। इट इज ए मैटर ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक तो ये इंडस्ट्री, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो ये इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा, देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बारीक काम किया। दीपक जी, जरा ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए, 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, अभी मैं केवल बात कर रहा हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तो हो गए जो टेक्सटाइल यूनिट्स है, जो यार्न से, जो उसे यार्न बनाते हैं। अच्छा, हाँ। वो यार्न बना के रेडीमेड गारमेंट्स वाले को बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वाले जो है रेडीमेड गारमेंट बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरा अंग है इसका किसान, कॉटन ग्रोवर। जो कपास पैदा करता है, कॉटन। अच्छा, ये जो कॉटन ग्रोवर्स हैं, ये जो कपास पैदा करने वाले कहाँ हैं? ये है महाराष्ट्र में, जी। गुजरात में और पंजाब में ज्यादा, जी। और मध्य प्रदेश में। ये ज्यादा 4-5 स्टेट हैं जहां कॉटन, और उधर हैदराबाद, तेलंगाना साइड में, जी। यहां पे कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो होती है। अब आप सोचिए, आपके जो कपास के उत्पादक हैं, किसान हैं, उन्होंने अभी क्रॉप बोई है, अभी उन्होंने बुआई की है, इनकी फसल कटेगी 3 महीने के बाद। आज मोदी जी ने अपने सरकार के माध्यम से अमेरिका से जो कपास इंपोर्ट होती थी उसमें 11% का टैक्स था, उसको हटा लिया। ओके। अब सवाल यह है कि जो पहले मान लीजिए 100 रुपए की अमेरिका से कॉटन चलती थी, हमारे देश में 111 की पड़ती थी, क्योंकि 11% का टैक्स था। हमारे देश के अंदर जो कॉटन पैदा होती थी वो 115 रुपए की पड़ती थी, तो 111-115 में लोग बहुत ज्यादा नहीं अपने देश की कपास खरीद लेते थे। अब जो अमेरिका से कॉटन आएगी वो 100 रुपए की पड़ेगी, और आपके देश के जो किसान हैं वो 115 की उनकी बेचेंगे, वो तो 15 रुपए का डिफरेंस तो टेक्सटाइल मिल वाले सहन करेंगे नहीं। अच्छा, 40 दिन के लिए आपने इंपोर्ट में ड्यूटी हटाई है, इस 40 दिन में अमेरिकन कॉटन ग्रोवर्स अपनी कॉटन भारत में भर देंगे, और आपके देश के लाखों करोड़ों किसान बर्बाद हो जाएंगे। जी। लेकिन मैं नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे आप लेदर और फुटवेयर देखिए, उसमें भी कई हजार करोड़ का नुकसान है। हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, हमारे उत्तर प्रदेश में भदोई, बनारस के आसपास जो मोदी जी की निर्वाचन क्षेत्र है, लाखों वहां पर जो है लोग कालीन उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेस देख रहे हैं, सी फूड देख रहे हैं, जहां पर जो है वो इन्होंने कहा, आपके नायडू बाबू ने, कि भाई ट्रंप के टैरिफ ने हमारे किसानों को जो सी फूड से जुड़े थे उन सबको बर्बाद कर दिया। ये जो हमारा नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई आपको कहीं से दिखती है या कहीं से भरपाई दिखती नहीं आपको? ये सीधा सीधा नुकसान है देश का। देश का मतलब हम सबका, सबकी हालत खराब होने जा रही है। देखिए, भरपाई का तो एक ही तरीका है, बड़ा क्रूड है, और मेरे ख्याल से शायद बहुत लोगों को समझ में भी ना आए और अच्छा भी ना लगे। उसका तरीका केवल एक है कि जब सारा का सारा अमेरिकन आक्रमण एक व्यक्ति पे हो, वो व्यक्ति रास्ते से हट जाए। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कोई नया रास्ता खुल सकता है। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं भी होता तो एनडीए का एक नया लीडर चुना जाए, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में एक नेता चुन लिया जाए। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हट जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि राजनाथ या गडकरी किसी को भी आगे कर दें, कोई भी, चंद्रबाबू नायडू हो, नितिन गडकरी हो, राहुल गांधी हो, लेकिन अगर मोदी के अलावा कोई आदमी आ जाएगा
तो मोदी जी की वजह से अडानी जी फंसे हुए हैं और अडानी जी की वजह से मोदी जी फंसे हुए हैं। तो क्या आपको तो लगता है, एक मिनट, आपने बड़ी बात कह दी, आपको लगता है कि ये पर्सनैलिटी क्लैश है, ट्रंप वर्सेस मोदी है, अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं है मसला? नहीं, पर्सनैलिटी क्लैश भी नहीं है ये, क्योंकि मोदी जी का ऐसा व्यक्ति जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अडानी एक्सपोज हुए तो उसमें मोदी और अमित शाह भी एक्सपोज हो जाएंगे। कि अगर ये टैरिफ का कहर जारी रहा, ट्रंप का कहर जारी रहा, तो क्या ये तबाही और बढ़ेगी? और अगर तबाही बढ़ेगी तो रुपया और घटेगा, महंगाई होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा और नीचे जाएगा। और स्टॉक मार्केट में, बाजार में तो करोड़ों लोग अब निवेश कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए टैरिफ की जो मार है ये अच्छी खबर नहीं है और आप हालात खराब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ बिल्कुल फ्रैंकली बोलिए, बिना किसी झिझक के। दीपक जी, इतनी बड़ी समस्या है जिसको लोग अभी भांप नहीं रहे हैं। देखिए, जब आप चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका रुपया मजबूत होता है क्योंकि डॉलर देश में आता है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका डॉलर जाता है और आपका रुपया कमजोर होता है। मतलब उस समय आपका डॉलर जो है वो, क्योंकि आप डॉलर पे करते हैं, डॉलर गोज आउट। जब एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर कम्स इन, और जब उल्टा होता है। तो अब सवाल यह है कि जो अमेरिका, जहां आपका ज्यादा एक्सपोर्ट था इंपोर्ट से, वहां पे अगर आपका डॉलर की कमाई नहीं होगी तो रुपया और ज्यादा कमजोर होगा। अच्छा, केवल महंगाई का दीपक जी प्रश्न नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़े मुद्दे जिसको हम आप इग्नोर कर जाते हैं। चलिए एक चीज और बता दीजिए, आपने एक बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं रुपया और कमजोर होगा, तो अगर रुपया और कमजोर होता है, मान लीजिए $1 के तुलना में रुपया 90 रुपए हो जाता है, $1 90 रुपए के बराबर हो जाता है, तो फिर क्या होगा? ये होगा, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख करोड़ का आपको लोन लेना था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आपने 1 लाख करोड़ का लोन जो है अमेरिकन डॉलर में ले लिया। अच्छा, वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिला 5% का, तो आप सोच रहे थे $1 लाख का लोन लिया है, 5% इंटरेस्ट होगा, भारतीय बैंक के लोन के अनुसार इंटरेस्ट कम होगा, मुझे फायदा होगा। अगर वो लोन लिया था आपने 80 रुपए के डॉलर पे और वो हो गया 90 रुपए डॉलर, तो 12% का आपको ज्यादा पैसा जहां से लोन लिया उसको वापस करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने जो विदेशी ऋण डॉलर में ले रखे हैं वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि उनको रिपे आप नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब काफी बड़ी मुसीबत स्वामी साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं कि मुसीबत बढ़ सकती है अगर ये टैरिफ का मसला हल नहीं हुआ। मोदी और ट्रंप का एक पर्सनालिटी क्लैश है, मोदी भी एक फैक्टर हैं, अडानी भी एक फैक्टर हैं, और अगर यही हालात रहे तो जैसे मैंने कहा था, वो चाहे लेदर इंडस्ट्री हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो, कारपेट इंडस्ट्री हो, हीरा हो, डायमंड हो, जेम हो, ज्वेलरी हो, ऑटोमोबाइल हो, हर सेक्टर में इतनी चोट पड़ेगी कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रुपया कमजोर होगा तो महंगाई बढ़ेगी, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं हर आदमी की, हर दोस्त जो देख रहे हैं उसकी जेब पर नुकसान है, सबकी जेब पर नुकसान है। ये ऐसी खबर है दोस्तों कि हम और आप सब इफेक्टेड होंगे, इससे बच नहीं सकते। ये कोई बिहार का चुनाव नहीं है, बंगाल का चुनाव नहीं, ये ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा इशू है, ऐसा मुद्दा है जो हम सबको, हमारे परिवार को प्रभावित कर रहा है, ये वो कह रहे हैं। और गलती किसकी थी, क्या वजह थी, आपको पता ही लग गया है कि क्या वजह थी इसके पीछे कौन था, ये आपको पता ही लग गया। स्वामी साहब आप आए, खुलकर बोले, बहुत आसानी से चीजों को समझाया। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत 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 बिग थैंक्स फॉर स्टेटिंग सच अ बोल्ड, मतलब आपने इतना बोल्ड होकर सारी चीजें खुलकर बोली, शायद ही कोई इकोनॉमिस्ट, कोई प्रोफेसर इतना बोल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक जी। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित में कुछ भी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।